हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जो है उसको प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरू की? तो जर्मनी ने इसे शुरू की है। मूडीज ने 2021-20-22 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है? 9.3% बताया था इसने। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने डिटेल्स के साथ और सही आंसर किया था। आप सभी लोग कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखने की। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है अपना, गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में कहां की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी ने इस बार भी अवार्ड जीत लिया है। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता था सबसे अच्छे राज्य झांकी का पुरस्कार। इस बार भी सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीत लिया है। इस बार देखिए क्या था, इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में दोस्तों काशी विश्वनाथ धाम दिखाया गया था। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है, ओडीओपी योजना है उसको दिखाया गया था। तो इस झांकी ने जीता है पुरस्कार। एक्चुअली में दोस्तों गणतंत्र दिवस की परेड में राज्यों की संस्कृतियों को लेकर के एक झांकियां निकाली जाती हैं। तो उसमें कई सारे राज्य हिस्सा लेते हैं। इस बार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इसमें उसको पुरस्कृत भी किया जाता है जो जिसकी सबसे अच्छी पसंद की जाती है। तो दोस्तों सबसे अच्छी झांकी रही उत्तर प्रदेश की इस बार भी। पिछली बार की जो झांकी थी उत्तर प्रदेश की वो महर्षि वाल्मीकि और राम मंदिर की थी। इस बार काशी विश्वनाथ धाम और एक जिला एक उत्पाद की है। सेकंड पर कौन रहा? सेकंड पर कर्नाटक को मिला है दोस्तों, पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने पर आधारित इनकी जो झांकी थी उसके लिए। थर्ड पर रहा मेघालय। मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा मिलने और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और एसएचजी को श्रद्धांजलि पर आधारित ये झांकी थी, जिसके लिए इसको अवार्ड मिला है। क्लियर। अब आया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखिए इमेज में, आप मैप में देखोगे ये रहा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा राज्यों से 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। ओके, कहाँ कहाँ से? देखिए मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा झारखंड, बिहार, इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा से भी और राजस्थान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। लखनऊ इसकी राजधानी है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं 5 राज्यों के। तो उन 5 राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है दोस्तों उत्तराखंड, तीसरा है पंजाब, चौथा है गोवा और पांचवा है मणिपुर। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इनका नाम आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ये बीजेपी पार्टी से अभी यहाँ पर सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की अभी गवर्नर हैं और राजेश बिंदल जी यहाँ के करंट टाइम पर हैं चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट की। झीलों की बात करें तो रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील यहाँ के प्रमुख झीलें हैं। दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, इटावा लायन सफारी, ये सभी यहाँ पर है। ठीक है, चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया ये लोक नृत्य हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की यूपी स्पेशल एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, यूपी जीके पर मैं आपको वीडियो भी दिया हुआ हूँ। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने? तो दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब या लेबोरेटरी। तो ये दोस्तों डीआरडीओ की ही एक सब यूनिट है। सब यूनिट समझ रहे हो ना? जो मेन यूनिट है वो है डीआरडीओ, इसी की सब यूनिट है डीआरडीएल। ठीक है, तो डीआरडीएल के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? जीए राधाकृष्णन। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं जीए राधाकृष्णन। तो हैदराबाद में डीआरडीएल स्थित है और इसमें ये बनाए गए हैं इसके नए अध्यक्ष या निदेशक। ओके, ये हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डिजिटल सिस्टम में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस ओलंपिक खेल का राजनयिक बहिष्कार किया?
तो दोस्तों फाइनली इंडिया ने भी राजनयिक बहिष्कार कर दिया है, डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर दिया, बायकॉट कर दिया है किसका, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का, जो कि कहाँ पर होने वाला है या कहीं शुरू हो चुका है, बीजिंग में। बीजिंग चीन में ये शुरू हो चुका है। ठीक है, 4 फरवरी से ये शुरू हुआ है और चलेगा ये 20 फरवरी तक। तो बहुत सारे देशों ने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया था अभी तक, जैसे अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने किया था। लेकिन अब फाइनली इंडिया ने भी डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर दिया है। डिप्लोमेटिक बहिष्कार का मतलब क्या होता है? देखिए, डिप्लोमेटिक बहिष्कार का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे देश के खिलाड़ी वहां पर नहीं खेलेंगे, नहीं, बिल्कुल खिलाड़ी खेलेंगे वहां पर। लेकिन डिप्लोमेटिक बहिष्कार का क्या मतलब होता है कि हमारे जो राजनयिक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अधिकारियों की जरूरत क्यों पड़ती है? अभी आप सोचोगे तो ओलंपिक खेल है, यहाँ पर खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, अधिकारियों की क्या जरूरत? अधिकारियों की जरूरत पड़ती है दोस्तों जब जब समापन समारोह होता है या जब उद्घाटन समारोह होता है, ठीक है ना, जब मसालें वगैरह जलाई जाती है, तो उसमें जो तिरंगा फहराया जाता है अपना, अपने देश का, या फिर लोग अपने अपने देश के झंडे फहराते हैं, वहां पर जरूरत होती है। तो उस हिस्से उसमें हिस्सा नहीं ले रहा भारत, यानी उद्घाटन समारोह और समापन समारोह इन दोनों में हिस्सा नहीं लेगा। बाकी भारत के खिलाड़ी उसमें खेलेंगे। खिलाड़ी क्या कहें, इस बार तो एक ही खिलाड़ी भेजे गए हैं। कौन है? एथलीट है आरिफ खान, इनका नाम याद रखना है आपको। इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, स्कीयर गेम से हैं, जिनको भेजा गया है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये शीतकालीन ओलंपिक है, इस वजह से देखिए एक ही है, बहुत ज़्यादा महत्व रहता नहीं है इसका शीतकालीन ओलंपिक का। तो एक ही एथलीट गए हुए हैं भारत की तरफ से। ठीक है, चलिए फिलहाल शीतकालीन ओलंपिक के बारे में कुछ और बुलेट पॉइंट जानते हैं। जैसे इसका आयोजन देखिए, बीजिंग चाइना में हो रहा है, 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक होगा। मस्कट है बिंग डोएन डोएन। ठीक है, अच्छा ये शीतकालीन ओलंपिक का है, इसके जस्ट बाद होगा शीतकालीन पैरालंपिक, उसका होगा बिंग रियान 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 रियान। ठीक है, रियान रियान। तो ये होगा वहां का मस्कट, बिंग डोएन डोएन ओलंपिक का मस्कट। थीम है इस बार की टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ओके, चलिए अगला। CMIE रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी हो गई? तो अभी हाल ही में CMIE ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार इसने बताया है कि जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर जो है ये घट करके हो गई है 6.57%। देखिए, CMI ये बहुत बड़ी एजेंसी है, ये नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है दोस्तों। इसने अपना रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार जनवरी 2022 में दोस्तों दिसंबर की अपेक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6.57% हो गई है। मार्च 2021 के बाद ये सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दिसंबर में 7.91% थी और नवंबर में 6.97% थी। सबसे पहले समझिए ये बेरोजगारी दर है क्या। बेरोजगारी दर का मतलब ये है कि जिस देश में या फिर जहां पर जिस एरिया के लिए लिया जा रहा है उसमें कितने व्यक्ति प्रति 100 व्यक्ति में बेरोजगार हैं। जैसे परसेंटेज आप कहते हो ना, जैसे 10% में बोल दूं तो 10% में बोल दूं, इसका मतलब कि 100 में 10 लोग। ठीक है, तो 6.57% यानी कि प्रति 100 लोगों में 6.57 लोग जो हैं ये बेरोजगार हैं। अब चूंकि ये दशमलव में इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में है। ठीक है, पूरा ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन जोड़ा जा रहा है यहाँ पर। ऐसे ही 4 महीने में पिछली बार देखिए दिसंबर में कितना था, 7.91% यानी सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। अभी 6.57 घटी हुई है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, तो आप बताएंगे हरियाणा। हरियाणा में देखिए लगभग 24 व्यक्ति प्रति 100 व्यक्तियों में ये बेरोजगार है। राजस्थान में लगभग 19 व्यक्ति प्रति 100 व्यक्तियों में बेरोजगार है। इसके बाद त्रिपुरा है। सबसे कम बेरोजगारी दर है तेलंगाना की। तेलंगाना में देखिए कि लगभग हर एक व्यक्ति जो है ना दोस्तों वो रोजगार पाया हुआ है। ठीक है, 0.7% व्यक्ति प्रति 100 व्यक्तियों में बेरोजगार हैं। यानी 1000 व्यक्तियों में बात करें तो 1000 व्यक्तियों में 7 व्यक्ति बेरोजगार हैं केवल। ठीक है, गुजरात में 1.2, मेघालय में 1.5। तो सबसे कम बेरोजगारी दर पूछा जाए तो आप तेलंगाना बताएंगे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा बताएंगे, और इस बार के लिए इतना बताएंगे। क्लियर? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले देखते हैं, भारत का नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स ये नियुक्त किए गए दोस्तों कौन? सोनाली सिंह। एक्चुअली में इनको मिला है एक्स्ट्रा चार्ज। क्या मिला है? एक्स्ट्रा चार्ज मिला है, क्योंकि दीपक दास जो इससे पहले थे, जो कि 25वें नंबर के थे, ये अभी 31 जनवरी को रिटायर हो गए हैं।
तो जब ये 31 जनवरी को रिटायर हुए तब सीट खाली थी, तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया सोनाली सिंह को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है सीजीए भी। सोनाली सिंह जी क्या करती हैं? सोनाली सिंह जी दोस्तों ये अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक के रूप में 2019 से ही काम कर रही हैं और इनको अभी एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है सीजीए के रूप में, ठीक है। ये भारतीय सिविल लेखा सेवा की 1987 बैच की अधिकारी हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नरेट में दोस्तों ये अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुकी हैं। चलिए, तो दीपक दास जी जो दोस्तों सीजीए थे, रिटायर हो चुके हैं। एक होता है सीएजी जिसे हम लोग कहते हैं कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों को याद रखना है आपको। ये 14वें नंबर के हैं, ठीक है ना। सीजीए अलग होता है, सीएजी अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस वगीर का पहला समुद्री परीक्षण शुरू हुआ। इसे किस देश के सहयोग से बनाया गया है? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनएस वगीर का पहला समुद्री परीक्षण शुरू हो चुका है दोस्तों। इसे भारत ने फ्रांस के सहयोग से बनाया हुआ है। भारत फ्रांस के सहयोग से 6 ऐसी स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बियां बना रहा है और ये जो स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बियां होंगी, इनमें से ये 5वीं वाली है आईएनएस वगीर, ठीक है। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो आईएनएस वगीर जो है ये स्कॉर्पियन 6 स्कॉर्पियन कैटेगरी में से 5वीं वाली है ये। इसका समुद्री परीक्षण अब स्टार्ट हुआ है। इसी साल इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस वजह से इसका काफी टफ टेस्टिंग होगा, अच्छे से परीक्षण होगा इसका। इसको बना कौन रहा है? इसको मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में नाटो के प्रमुख जेंस स्टॉलनबर्ग ने किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का पद संभाला? तो दोस्तों नाटो को लेकर के बहुत सारा विवाद चल रहा है। आप देख ही रहे हो इंटरनेशनल न्यूज को, अगर आप कवर करते होगे तो नाटो जो है उसके प्रमुख हैं जेम्स स्टोलनबर्ग। इन्होंने कहा है कि ये नार्वे की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ भारत में सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे नार्वे की जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर का पद ये संभालेंगे। नाटो आप जानते ही हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 देशों का एक समूह है और 30 पावरफुल कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो इसके ये जो अध्यक्ष हैं नाटो के, जेंस स्टोलनबर्ग, ये कहे हैं कि हम ये जो कहीं ऐसा ना हो कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति आ जाए या मॉस्को जो है यूक्रेन पर आक्रमण कर दे। बेसिकली यही हो रहा है, मतलब रसिया जो है ना वो यूक्रेन पर आक्रमण करने की पूरी फिराक में है। तो रसिया कहीं यूक्रेन पर आक्रमण ना कर दे और इसके आक्रमण की होने की वजह से ऐसा ना हो कि इकोनॉमी यूरोपियन कंट्रीज की बर्बाद होने लगे या फिर विश्व युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, या फिर कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। अच्छा, अब ये सब में नाटो का क्या काम है? नाटो क्यों आ रहा है? तो दोस्तों मुद्दा ही यहीं से उठा है। कारण ये है कि यूक्रेन जो है ये नाटो में शामिल होना चाहता है और रसिया नहीं चाहता है कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो, ठीक है, जबकि अमेरिका चाहता है। तो यही सब लेकर के ये विवाद चल रहा है फिलहाल। नाटो के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताया ही हुआ वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और जेंस स्टोलनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। अभी इसने दोस्तों भूमध्य सागर में एक किया था एक्सरसाइज, नाम था नेपच्यून स्ट्राइक। क्या नाम था? नेपच्यून स्ट्राइक। नेपच्यून स्ट्राइक 21, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, हमारे पेड बैचेस भी आए हैं, इनको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, बहुत सारे पेड बैचेस हैं। आप इन सभी कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जा करके। आप कूपन कोड यूज करेंगे सुमित 33, आपको मिलेगा 33% का डिस्काउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक लिखी? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। नवदीप सिंह गिल दोस्तों बहुत ही फेमस ये स्पोर्ट राइटर हैं। स्पोर्ट राइटर बोले तो ये स्पोर्ट्स पर किताबें अपनी बहुत ज़्यादा लिखा करते हैं। तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा के ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ओके, एक प्रकार से इनकी जीवनी है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा दोस्तों गोल्ड मेडल जीते थे, इकलौते व्यक्ति थे नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा से रिलेटेड हम लोग दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे। अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नीरज चोपड़ा जो है ये लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। इसके अलावा 7 अगस्त, याद रखिएगा 7 अगस्त को, क्योंकि ये जीते हुए थे, गोल्ड जीते हुए थे, तो इस वजह से 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई इन्हीं की याद में, इन्हीं के सम्मान में। इसके अलावा ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोस्तों टाटा AIA के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा गुड डॉट
उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी नीरज चोपड़ा को दोस्तों परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM से सम्मानित किया गया। ये इससे पहले VSM से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इस बार दोस्तों इनको पद्मश्री भी दिया जाएगा, पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी उसमें इनको मेडल मिलने की घोषणा हुई थी। इसके अलावा SJFI में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 इनको चुना गया, नीरज चोपड़ा को। क्लियर है, इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे नीरज चोपड़ा से। अभी ये पुस्तक भी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता किसने जीती? तो अभी हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की लघु फिल्म पुरस्कार शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता जीत ली है दोस्तों स्ट्रीट स्टूडेंट्स ने। किसने? स्ट्रीट स्टूडेंट ने जीत ली है। तो ये एक प्रकार से दोस्तों एक तेलुगु लघु फिल्म थी, तेलुगु शॉर्ट फिल्म थी, तो इसने जीता हुआ है। तेलुगु शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने ये अवार्ड जीता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। इसको किसने डायरेक्ट किया है? अकुला संदीप ने। नाम इनका भी याद रखना आपको, अकुला संदीप। तो इनकी 7वीं शॉर्ट फिल्म थी और इसने 2 लाख रुपए का ये पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या जिसे कहते हैं हम लोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाएंगे? तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रोफेसर M जगदीश कुमार। प्रोफेसर M जगदीश कुमार दोस्तों ये JNU के कुलपति हैं। JNU जानते हो आप, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है। तो JNU की ये कुलपति हैं। तो इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में इनको UGC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कब तक के लिए? 5 वर्ष के लिए या फिर इनकी उम्र के 65 वर्ष तक के लिए, जो भी पहले हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, किसकी जगह पर आए हैं? DP सिंह की जगह पर आए हैं। प्रोफेसर DP सिंह जी की जगह पर आए हैं, जो 65 वर्ष की उम्र प्राप्त करके अभी रिटायर हुए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जो आप नेट की परीक्षा देते हो ना, UGC नेट, वो यही कराती है। ठीक है ना। चलिए, तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल वीडियोस नहीं आ पाई थी और आज भी वीडियोस नहीं आएगी। आज संडे है और कल दोस्तों पूजा वगैरह थी, तो बहुत सारा दौड़ भाग लगा हुआ था दिन भर, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आई थी। मंडे से वीडियो कंटिन्यू होगी जो शाम वाली होती है। ठीक है, तो शाम वाली वीडियो भी आएगी और भी दिन में जो भी टॉपिक अगर होगा ट्रेंडिंग मुद्दा, उस पर भी वीडियो आएगी। वीडियो कैसी लगी है आप लाइक शेयर करेंगे, बताएंगे जरूर कमेंट करके। क्वेश्चन ऑफ द डे में ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके बारे में आप आंसर कीजिए। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? अगला, भारत आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर लिखना। इसकी क्विज भी जाके सॉल्व कर लेना MGT ऐप पर, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां पर कल की फोटोज वगैरह भेजी गई हैं, तो आप ग्रुप को ज्वाइन करो और उन्हें देख सकते हो। चलिए बस, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इन तक देखने के लिए वीडियो। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।